नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 37 का पार्ट 4 करेंगे। तो चैप्टर ये 37 में 3 चीज़ें हमें पढ़नी थी। फैक्टरिंग, जिसके हमने 2 पार्ट किए और फिर फॉरफिटिंग में 1 पार्ट में निपटाया और अब बचता है सिर्फ TREDS, ये ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, जिसको हम यहाँ पढ़ेंगे और इसी के साथ में ये फ्रेंड्स चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम? ट्रेड्स क्या होता है? व्हाट आर द पार्टिसिपेंट अंडर ट्रेड्स, यानी ट्रेड्स में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? प्रोसेस फ्लो कैसे चलती है ट्रेड्स की, और साथ ही साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है अगर कोई कंपनी सेटअप करना चाहती है, ऑपरेट करना चाहती है ट्रेड्स सिस्टम को। तो ये सारी बातें सर हमें करनी है। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS होता है। तो इसको पहले ही हम एग्जांपल से समझेंगे, जैसे हमने फैक्टरिंग फॉरवर्डिंग समझा था, वैसे ही ट्रेड्स को ही पहले एक एग्जांपल से देखते हैं इस प्रॉब्लम क्या थी और उसका समाधान क्या हुआ, और फिर उसके बाद में हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे इसके जाएंगे। ओके, तो ये एग्जांपल है। यहाँ पर इमेजिन करिए कि रवि जो है एक स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस चलाता है, यानी एक MSME का इसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है ये। तो MSME उसने बना रखी, रवि प्रिंटिंग प्रेस चलाता है छोटी सी। ही प्रिंट्स 10 लाख वर्थ ऑफ बुक्स फॉर मेगा इंटर कॉर्प, अ मैसिव बुक कंपनी। तो उसने क्या किया, 10 लाख रुपए की किताबें छापी मेगा कॉर्प के लिए। मेगा कॉर्प हैप्पीली एक्सेप्ट द बुक्स, यानी बुक्स 10,000 अच्छी थी, एक्सेप्ट कर दिया 10 लाख बुक्स को। बट देयर स्टैंडर्ड कंपनी पॉलिसी इज टू पे सप्लायर आफ्टर 90 डेज। लेकिन अब भाई मेगा कॉर्प कहती है कि हम जो है 90 डेज के बाद ही पेमेंट कर पाएंगे गाइडलाइन के हिसाब से। रवि नीड्स कैश टुडे टू पे हिज फैक्ट्री वर्कर्स एंड बाई मोर इंक फॉर हिज नेक्स्ट ऑर्डर। भाई अब रवि की समस्या क्या है कि छोटी सी दुकान चलाता है, वो छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस चलाता है, 10 लाख रुपए की उधारी हो गई तो कहाँ से काम चलेगा? उसे अपने फैक्ट्री वर्कर को सैलरी देनी है, किराया भरना है, अगले ऑर्डर के लिए इंक और पेपर वगैरह खरीदने हैं, तो वो समस्या उसके सामने आ जाती है। इफ हिज 10 लाख इज स्ट्रक फॉर 3 मंथ, हिज बिजनेस गोज टू हॉल्ट। भाई अगर 10 लाख रुपए उसके 3 महीने के लिए फंस गए तो वो अगला काम ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या होती है किसी भी छोटे बिजनेस की। अब यहां पर उसका समाधान के तौर पर ट्रेड्स आता है, TREDS। दिस इज द सोल्यूशन। बिल्कुल फैक्टरिंग समझिए इसको। व्हाट इज दिस? दिस इज फैक्टरिंग। ये है एक तरीके से फैक्टरिंग, बस फैक्टरिंग का डिजिटल वर्जन है, हम ऐसे कहना चाहें। अगर हम ट्रेड्स को कहें तो फैक्टरिंग का डिजिटल वर्जन जो है ट्रेड्स कहलाता है। ठीक, अभी आप देखेंगे भी। तो यहाँ पर सोल्यूशन के लिए जो है ट्रेड्स आता है। ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम इज इसेंशियली अ डिजिटल मार्केट प्लेस वेयर रवि कैन सेल दैट 10 लाख इनवाइस फ्रॉम मेगा कॉर्प टू अ बैंक फॉर इमीडिएट कैश। तो यानी कि ट्रेड्स एक ऐसा डिजिटल मार्केट प्लेस है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पर रवि वो 10 लाख रुपए की इनवाइस बेच सकता है किसी भी बैंक को जो इमीडिएटली कैश दे सके। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा तो पूरा जो है फ्लो देखते हैं। हियर इज एग्जैक्टली हाउ इट प्लेज आउट फॉर रवि। तो कैसे काम होगा? द अपलोड, यानी कि जो है रवि सबसे पहले जाएगा, लॉग इन करेगा ट्रेड्स वेबसाइट पर और अपनी वो 10 लाख रुपए की इनवाइस जो कि मेगा कॉर्प को उसने बिल कर रखी है उसको वो अपलोड कर देगा। ठीक है, मेगा कॉर्प वाली इनवाइस रवि ने ट्रेड्स वेबसाइट पर डाल दी। अब यहाँ पर अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल क्या होता है? मतलब मेगा कॉर्प चूंकि बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो वो एक्सेप्ट करेगा, एक्नॉलेज करेगा कि हाँ ये इनवाइस मेरी है। ऐसे तो कोई भी बेच जाएगा, लेकिन अगर मेगा कॉर्प ये कंफर्म कर दे कि हाँ इनकी 10 लाख की इनवाइस हमारे पेंडिंग है तो कंफर्मेशन हो जाती है। तो वही बोलते हैं द अप्रूवल। मेगा कॉर्प लॉग इनटू द सेम प्लेटफॉर्म, सीज रवीज इनवाइस एंड क्लिक्स अप्रूव। तो उसी प्लेटफॉर्म पर वो भी लॉगिन करेगा, देखेगा कि रवि की 10 लाख इनवाइस है, अप्रूव पर क्लिक कर देगा। दिस ऑफिशियली सिग्नल्स टू प्लेटफॉर्म यस बी ओ रवि दिस मनी एंड बी गारंटी बी विल पे इन 90 डेज। तो अगर जब अप्रूव बटन दबा देते हैं तो ये कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ 10 लाख रुपए की उधारी मेगा कॉर्प के ऊपर है और जिसे मेगा कॉर्प अगले 90 डेज में चुका देगा, इसकी कंफर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले रवि ने वो अपलोड कर दिया, फिर मेगा कॉर्प ने उसकी कंफर्मेशन कर दी। अब आती है कि भाई बोली लगेगी, जो इनवाइस अपलोड हुई उसकी बोली लगेगी, नीलामी होगी। नाउ मल्टीपल बैंक्स ऑन द प्लेटफॉर्म जैसे SBI, PNB, एक्सिस, HDFC सीज दिस अप्रूव्ड इनवाइस बिकॉज मेगा कॉर्प इज अ ह्यूज
trustworthy company. The banks know the money is safe, so they compete to buy this invoice by offering Ravi their best interest rate. तो मतलब मल्टीपल बैंक है मौजूद वहां पर, वो देखते हैं कि रवि की इनवॉइस अप्रूव्ड है, तो भरोसा है उनको। किसका भरोसा है? रवि का भरोसा है या मेगा कार्प का? नहीं, उनको भरोसा मेगा कार्प का है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, यहाँ रवि के भरोसे बैंक नहीं सैंक्शन कर रहा है। देखिए, बिकॉज मेगा कार्प इज ए ह्यूज ट्रस्ट वर्थी कंपनी, द बैंक नो द मनी इज सेफ, सो दे विल compete टू बाय दिस इनवॉइस बाय ऑफरिंग रवि देयर बेस्ट इंटरेस्ट रेट। समझ रहे हो? तो यानी कि कंपनी जो रवि है उसकी फर्म कितनी भी छोटी हो, क्या कर रखा है, वो मुद्दा ही नहीं रह जाता। यहां सारा का सारा वैल्यूएशन जो है वो मेगा कार्प के दम पर होने लगता है, और चूंकि मेगा कार्प अच्छी कंपनी है तो इस बात का फायदा यहां रवि को मिलता है। किसको मिलता है? रवि को मिलता है। कि किसी को रवि पे भरोसा नहीं है, लेकिन उनको मेगा कार्प पे भरोसा है कि हाँ, पैसे तो मेगा कार्प से मिलने हैं 90 दिन बाद, तो उनको मेगा कार्प पे या टीसीएस पे भरोसा है या फिर टाटा कंपनी पे भरोसा है, ऐसे ही समझ। एसबीआई बोलती है कि हम 6% डिस्काउंट पर देंगे आपको, यानी अगर 100 रुपए का है तो हम आपको 94 रुपीज दे देंगे। एचडीएफसी बोलता है कि हम 5.5% डिस्काउंट पर देंगे, यानी अगर 100 रुपीज है तो हम आपको 95.5 रुपीज दे देंगे। एक्सिस बैंक बोलता है कि हम 5% डिस्काउंट पर दे देंगे, यानी अगर 100 रुपए की बिल है तुम्हारी तो हमसे 95 रुपीज लेकर के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बातें हो गई, समझ गए? तो इन्होंने 5% डिस्काउंट। अब ऑब्वियसली रवि कौन सा सिलेक्ट करेगा? भाई जिसने बढ़िया रेट ऑफर किया, वो बोल रहा है कि 100 रुपए के बदले में 95 रुपए मिलेंगे, तो ऑब्वियसली रवि जो है, रवि सिलेक्ट करता है लोवेस्ट रेट, एक्सिस बैंक वाला। यानी अब कैश जनरेशन पर पहुंच चुकी स्थिति, इंस्टेंट कैश। रवि सिलेक्ट करता है एक्सिस बैंक को, क्योंकि उसने सबसे कम डिस्काउंट मांगा है, ठीक है, यानी कि सबसे कम कट मारने के लिए बात उसने करी है, ठीक है। तो 5% का डिस्काउंट वो दे देता है। तो एक्सिस बैंक टेक अ स्मॉल कट फॉर दियर सेविंग्स से 12% एंड इमीडिएटली ट्रांसफर द रिमेनिंग अबाउट 9,88,000 इनटू रवीज बैंक अकाउंट विद इन 48 आवर्स। ये बोलते हैं कि एक्सिस बैंक क्या करता है, अपना 5% काट लेता है, जो कि 12,000 है, और बाकी का 9,88,000 48 आवर्स में, यानी कि 2 डेज के अंदर में, 2 दिन रात हो गया, 24 घंटे के, 48 घंटे के अंदर में ये उनके खाते में डाल देता है। किसके खाते में डाल देता है? रवि के खाते में पैसे आते हैं। 2 दिन के अंदर में पैसे आ गए, ठीक है। अब यहाँ 12,000 क्यों कट लिया? उसकी वजह है कि 12,000 इज 5% इंटरेस्ट रेट ऑन 10 लाख फॉर 90 डेज, ठीक है। यानी हमने 10 लाख रुपए लिए हैं, किस रेट पर लिया है सर? 5%। 5% पूरे साल का है, तो आपको लग रहा होगा कि 10 लाख का 5% तो सर 50,000 रुपए हो गया। हाँ बिल्कुल 50,000 रुपए, लेकिन ये पूरे साल के लिए होता तो सर होता 50,000 रुपए, लेकिन पूरे ईयर के लिए नहीं है। कितने समय के लिए सर? ये है 90 दिन के लिए, और साल में कितने दिन होते हैं? मान लो 365 दिन होते हैं, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये है 3 महीने के लिए, और साल भर में टोटल 12 महीने, करेक्ट है। तो 3 और 4 ये हो जाएगा आपका 12,500, 12,500, वही चीज यहाँ लगभग 12,500। समझ गए बात को? तो मतलब एक्सिस बैंक ने अपना 5% कट ले लिया। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो जोर देने वाली बात है वो ये है। आपको लग रहा होगा 10 लाख का बिल है सर, 5% कर लिया तो 50,000 लेना चाहिए। नहीं सर, वो 5% पर एनम है, दिस इज पर ईयर। पूरे साल में हम 5% का कट लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें 90 दिन में पैसे मिल रहे हैं, तो हम कट कितने दिन का ही ले सकते हैं? 90 डेज का ही हम 5% इंटरेस्ट ले सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई सर। ओके, सेटलमेंट होता है, 90 डेज बीत जाते हैं। मेगा कार्प जो है 10 लाख रुपए पूरे के पूरे डायरेक्टली एक्सिस बैंक को पे कर देता है। मेगा कार्प कंपनी एक्सिस बैंक को 10 लाख रुपए दे देता है। रवि डजंट हैव टू डू एनीथिंग। अब रवि को क्या करना है? रवि अपना पैसा पाया, अपने बिजनेस में आगे बढ़ गया, ठीक। भाई दिस इज अ गेम चेंजर फॉर एमएसएमई। बोलते हैं भाई कि क्यों एमएसएमई के लिए ट्रेड्स क्यों फायदे का सौदा है? पहला, कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये विदाउट रिकोर्स होता है, ठीक है। कोई फायदे का मतलब जो है कोई कोलेटरल नहीं और विदाउट रिकोर्स है, ठीक है। तो पहला फायदा क्या हुआ? कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है। रवि डिडंट हैव टू मॉर्गेज हिज मशीनरी और हाउस टू गेट दिस मनी। ना तो फैक्ट्री बंधक रखनी है, ना मशीनें बंधक रखनी है, ना घर गिरवी रखना है, तभी ये पैसा मिल जाता है। बैंक गेव हिम कैश बेस्ड ऑन मेगा कार्प एक्सीलेंट क्रेडिट रेटिंग। अब बैंक ने जो इनको पैसा दिया है ना, वो मेगा कार्प की अच्छी रेटिंग की वजह से दिया है, उनकी खुद की रेटिंग की वजह से नहीं दिया। मैंने ये बात आपको बताई थी कि रवि का मुद्दा नहीं है यहाँ मुद्दा है कि मेगा कार्प को 90 दिन में पैसे लौटाने। तो इस बात का रवि को फायदा मिलता है कि यार इतनी बड़ी कंपनी से हम डील करें, तो बड़ी कंपनी का वर्चस्व जो है फायदे का सौदा साबित होता है यहाँ, ठीक है। दूसरा, विदाउट रिकोर्स है, यानी विदाउट रिकोर्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे, बिना मेरी जिम्मेदारी के, विदाउट लाइबिलिटी ऑफ सेलर, यानी रवि इज नॉट रिस्पॉन्सिबल हियर, नो।
रवि जिम्मेदार नहीं है। ये बिल्कुल फॉरफिटिंग में होता था ना, याद है, फॉरफिटिंग विदाउट रिकोर्स होती है कि मान लो कल को कंपनी डूब जाए, मेगा कार्प डूब जाए, तो रवि से पैसे मांगने नहीं आ सकते हो, तो ये विदाउट रिकोर्स होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे जरूरी फीचर है। इफ मेगा कार्प सडनली गोज बैंकरप्ट ऑन डे 89, 90वें दिन पेमेंट करनी थी, एक दिन पहले कंपनी दिवालिया हो गई, कैन नॉट पे 10 लाख, 10 लाख नहीं दे सकती है, तो एक्सिस बैंक को लॉस होगा, नॉट रवि को, ठीक है। तो एक्सिस बैंक टेक्स द लॉस, नॉट रवि। द बैंक कैन नॉट लीगली आस्क रवि फॉर रिटर्न हिज 9.88 लाख, हिज मनी इज कंप्लीटली सेफ। मतलब कहने का ये हुआ कि जो बैंक है वो लीगली जो है रवि से पैसे नहीं मांग सकता है कि भाई मेरा 9.88 लाख रुपए लौटा दो, क्योंकि वो विदाउट रिकोर्स। तो ये मतलब एक तरीके से फायदे का सौदा हुआ, किसके लिए? इट इज अ गेम चेंजर फॉर रवि, एमएसएमई के लिए फायदे का सौदा हुआ। तो है ये बेसिकली फैक्टरिंग, इट इज फॉर्म ऑफ फैक्टरिंग, करेक्ट है, फैक्टरिंग ही है एक तरीके से, बस डिजिटल फॉर्म में आ गई है, ठीक है। डिजिटल मतलब सब चीजें ऑनलाइन हो गई, और ये वाकई बहुत ही आसान भी है। सोच कर देखो आप ये चीज कि कहीं बिल लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, बिल अपलोड करो, डिटेल्स भरो, ऑनलाइन बैंक आपको लोन दे देगा, ऑटोमेटिक आपके खाते में पैसा चला आएगा, मतलब सब चीजें स्मूथ, ओके। तो हियर इज व्हाट इज ट्रेड्स। अब ये बुक की लैंग्वेज में हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया है, अब इससे समझिए। ट्रेड्स इज ए स्कीम फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर फैसिलिटेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ एमएसएमई, यानी वही एमएसएमई जो इनवाइस है उसी को ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। जो पैसा मेगा कार्प से रिसीव होना है उसी को ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं, फ्रॉम कारपोरेट एंड अदर बायर्स, ठीक। पैसा जो मिलना है वो किसी कंपनी से या दूसरे बायर से मिलना है, जिसमें बायर में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हो सकती हैं, थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर, मल्टीपल फाइनेंसर की सहायता से ट्रेड रिसीवेबल्स की फाइनेंसिंग अवेलेबल करवाना, फाइनेंसिंग अवेलेबल करवाने का उद्देश्य, ठीक है। तो ट्रेड्स एक मैकेनिज्म है जहां पर जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, जो भी इनवाइस है, उसकी फाइनेंसिंग अवेलेबल करवाई जाती है मल्टीपल फाइनेंसर की सहायता से। और फाइनेंस, ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ये कहाँ से आएंगे? वो किसी कंपनी के कोई और बायर हैं, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, वहां से ये ट्रेड रिसीवेबल्स जनरेट होते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ फैक्टरिंग, ये एकदम फैक्टरिंग जैसा ही होता है, बस उसका डिजिटल वर्जन है। MSME, despite their important role in contributing to the Indian economy, continue to face constraint in obtaining adequate finance। भले ही MSME जो हमारे हैं वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं इंडियन इकोनॉमी में अच्छा खासा, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंस्ट्रेंट फेस करते हैं, मतलब इनको प्रॉब्लम होती है पर्याप्त जो है फाइनेंस अवेलेबल करवाने में, क्योंकि भाई आप नई कंपनी खोलते हैं, बैंक आपको पैसे देना नहीं चाहता है, हित मित्र इतना ज़्यादा दे नहीं पाते हैं, पर रिश्तेदार बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम हमेशा रही है। वन बिग फैक्टर व्हिच अफेक्टेड द एबिलिटी ऑफ MSME टू कन्वर्ट ट्रेड रिसीवेबल्स इनटू लिक्विड फंड्स आर देयर डिफिकल्टी टू रियलाइज द पेमेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम फॉर डूइंग सो। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है MSME को जो प्रभावित करती है वो ये होती है कि इनका जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ना उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी पेमेंट को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। कोई भी कंपनी होती है वो तुरंत ही पेमेंट नहीं करती है। पूरी दुनिया का नियम है कि आप अगर जो है सेल करेंगे, जो बड़े लेवल की सेल होती है MSME की, उसमें पैसा तुरंत तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो डिफिकल्टी फेस होती है उनको रियलाइज करने में, पेमेंट वो रियलाइज नहीं कर पाते हैं। और कोई ऐसी वेल एस्टेब्लिश ट्रेड जैसा कोई सिस्टम भी मौजूद नहीं है जिसकी वजह से MSME अपने ट्रेड रिसीवेबल्स जो ये बिल है, इनवाइस, इसको लिक्विड में बदल ही नहीं पाते, कैश में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हैं। इसी फाइनेंसिंग रिलेटेड इशू को एड्रेस करते हुए MSME के द्वारा जो ये फाइनेंशियल इशू फेस किया जा रहा है, RBI ने 2014 में इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड्स का कॉन्सेप्ट RBI 2014 में, ईयर 2014 में लेकर आता है। मैकेनिज्म फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स फाइनेंसिंग फॉर MSME ऑन सिक्योर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये एक मैकेनिज्म है जहां ट्रेड रिसीवेबल्स की फाइनेंसिंग करी जाती है, ट्रेड रिसीवेबल्स की फाइनेंसिंग करी जाती है MSME के ट्रेड रिसीवेबल्स की, और सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये करा जाता है। इट मे बी स्टेटेड दैट द ट्रेड फैसिलिटेट द डिस्काउंटिंग ऑफ बोथ इनवाइसेस एज वेल एज बिल ऑफ एक्सचेंज। अब चाहे इनवाइस हो और चाहे प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपने बनवा लिया है तो उनकी भी ये जो है डिस्काउंटिंग करते हैं। फर्दर एज द अंडरलाइंग एंटिटीज आर द सेम, यानी MSME, कारपोरेट, अदर बायर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU, ट्रेड्स could deal with both receivables factoring as well as reverse factoring।
सो दैट हायर ट्रांजेक्शन वॉल्यूम कम इनटू द सिस्टम एंड फैसिलिटेट बेटर प्राइसिंग। तो मैं समझाता हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि जितनी भी एंटिटी है वो सभी के सभी जो है लॉग इन करती हैं किसमें, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई बायर हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, पीएसयू हो, चाहे जो भी हो, इसमें ये लॉग इन करते हैं। तो ऐसे में जो ट्रेड्स होता है यहाँ पर दो तरीके की डीलिंग हो सकती है। एक पहली डीलिंग होती है बोथ रिसीवेबल फैक्टरिंग हो सकती है और दूसरा जो है रिवर्स फैक्टरिंग भी हो सकती है। रिसीवेबल्स फैक्टरिंग का मतलब जैसे हमारा सप्लायर लेड, यानी कि सप्लायर यानी कि रवि वेबसाइट पर जाए और वहां पर अपनी इनवाइस अपलोड करे और तब जो है पैसे का इंतजाम करे, तो उसे बोलते हैं रिसीवेबल फैक्टरिंग। ये सप्लायर द्वारा लीड की जाती है, सप्लायर द्वारा इसमें सारा काम किया जाता है। रिवर्स फैक्टरिंग क्या होता है, उल्टा। सोचो कि मेगा कार्प जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दे इनवाइस रवि वाली, मेगा कार्प खुद जो है वेबसाइट पर जाए और रवि की इनवाइस अपलोड कर दे और बोले कि रवि को पैसों की जरूरत है, कौन सा बैंक देगा, तो उसे रिवर्स फैक्टरिंग बोलते हैं। ये बायर लेड होती है, बायर मतलब जो मेगा कार्प है खरीदार, उसके द्वारा ये की जाती है। इससे क्या होता है कि ज्यादा ट्रांजेक्शन हो पाती हैं, हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन और बेटर प्राइसिंग यहाँ पर अवेलेबल होती है। द ट्रांजेक्शन प्रोसेस अंडर ट्रेड्स विल बी विदाउट रिकोर्स टू एमएसएमई। बातें हम कर चुके हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन ट्रेड्स में करी जाती हैं वो विदाउट रिकोर्स होती हैं, यानी एमएसएमई जिम्मेदार नहीं होगा, रवि विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल हियर। ठीक है, तो बस यही बात इन्होंने समझाने की कोशिश, एग्जाम्पल मैंने आपको सर दे ही दिया है। अब आपको समझ में आएगा कि ट्रेड से एक स्कीम है, किसके लिए है, एमएसएमईज के लिए है। एमएसएमई सेलर के लिए होती है ना, एमएसएमई के विक्रेताओं के लिए होती है। बायर कौन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो सकती है। और इनको फाइनेंस कौन देता है, मल्टीपल फाइनेंसर, बैंक वगैरह, एनबीएफसी वगैरह इनको देती हैं। ये एक तरीके की फैक्टरिंग है। ओके, एमएसएमई इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन फिर भी इनको फाइनेंस अवेलेबल करवाने में प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी चैलेंज जो इनके द्वारा फेस किया जाता है, इनका जो उधार चला जाता है, मतलब उधारी पर जो ये सामान बेच देते हैं उसको ये कैश में कन्वर्ट नहीं करवा पाते हैं, कैश मिलता नहीं है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए 2014 में आरबीआई एमएसएमईज के लिए ट्रेड्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आया हुआ है। तो ये एक सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां ट्रेड रिसीवेबल्स की फाइनेंसिंग करी जाती है। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ट्रेड्स फैसिलिटेट करता है डिस्काउंटिंग ऑफ, इट मे बी स्टेटेड द ट्रेड फैसिलिटेट डिस्काउंटिंग ऑफ बोथ, मतलब यहाँ पर इनवाइस भी जो है डिस्काउंट करी जाती है और बिल ऑफ एक्सचेंज भी डिस्काउंट किया जाता है। डिस्काउंटिंग का मतलब समझ ही गए होंगे, वही जो 5% 6% की छूट दे करके बेचते हैं, वही डिस्काउंटिंग की बात यहाँ कर रहा है। फिर उन्होंने बोला कि भाई जो एंटिटीज हैं वो सभी की सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर होती हैं, चाहे बायर हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एमएसएमई सेलर हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, पीएसयू, सब एक ही वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं। तो ऐसे में ट्रेड डील्स दोनों तरीके की संभव हैं, एक रिसीवेबल्स की फैक्टरिंग भी पॉसिबल हो सकती है और दूसरा रिवर्स फैक्टरिंग भी। देख रहे हैं, फैक्टरिंग की ही बात की थी ना मैंने, तो रिवर्स फैक्टरिंग भी पॉसिबल है। जो आपकी रिसीवेबल्स फैक्टरिंग होती है सप्लायर लेड होती है, यानी कि सप्लायर अपनी इनवाइस अपलोड करेगा, रवि अपनी इनवाइस अपलोड करें तो उसे रिसीवेबल्स फैक्टरिंग करेंगे। और दूसरा होता है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि बायर खुद जो है अपलोड कर दे इनवाइस, तो उसे रिवर्स फैक्टरिंग बोल देते हैं। और ये जो ट्रांजेक्शंस होती हैं या जो फैक्टरिंग होती है वो विदाउट रिकोर्स होती है। कैसी फैक्टरिंग होती है सर, ये ट्रेड्स विल बी विदाउट रिकोर्स, यानी कि रवि विल नेवर बी रिस्पॉन्सिबल, एमएसएमई का सेलर कभी भी जिम्मेदार नहीं होगा। पार्टिसिपेंट्स अंडर ट्रेड्स, देखो अभी मतलब जब तक ये बुक इन्होंने छापी है, वैसे तो गाइडलाइन बदल गई है, लेकिन फिर भी सिर्फ ये 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, ब्रेकटाइज किया, बाकी कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी बताते हैं। एमएसएमई सेलर है, बायर होता है और फाइनेंसर होते हैं। 3 पार्टिसिपेंट्स थे, अभी बढ़ गए हैं, हम आगे आगे चर्चा करेंगे। एमएसएमई सेलर होते हैं, यानी एमएसएमई ही है जिनको बेचने का अधिकार है अपनी इनवाइस। ध्यान दीजिएगा इस बात को, खरीदने में कोई भी खरीद सकता है, यहाँ एमएसएमई जरूरी नहीं है, कोई भी कंपनी चाहे वो एमएसएमई हो वो भी खरीद सकती है, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, कोई भी खरीद सकता है। और यहाँ बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, फाइनेंसर जिन्हें, ठीक है, बैंक या फाइनेंसर। ठीक है, तो एमएसएमई सेलर हो गए, बायर और फाइनेंसर। अब देखो हमारे एग्जांपल में एमएसएमई सेलर में हमारा रवि हो गया, बायर में हमारा सर मेगा कार्प हो गया और फाइनेंसर में हमारा मान लीजिए कौन सा बैंक था, एक्सिस बैंक था। ठीक है, तो ये 3 ही होते हैं इसमें पार्टिसिपेंट्स। बाकी ये कहानी इनकी सुनिए, एमएसएमई सेलर, कारपोरेट एंड अदर बायर्स, वही बता रहे हैं। एमएसएमई सेलर ये हो गया, कारपोरेट एंड अदर बायर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयूज एंड, तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरी कहानी यहां से लेकर के यहां ये वाली हुई बायर की। ठीक है, एमएसएमई सेलर,
कारपोरेट एंड अदर बायर्स, यानी कारपोरेट बायर भी हो सकता है, दूसरे बायर भी हो सकते हैं, उन बायर्स में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, पीएसयू भी हो सकते हैं, सारे के सारे बायर हैं। एंड फाइनेंसर्स, देखो फाइनेंसर ये हो गए फाइनेंसर, जिसमें बैंक भी हो सकते हैं, फाइनेंसर में एनबीएफसी फैक्टर भी हो सकता है। एनबीएफसी कई तरह की होती है, एनबीएफसी एमएफआई होती है, एनबीएफसी 7-8 तरीके की होती हैं, P2P वगैरह होती हैं, तो उसमें से एनबीएफसी फैक्टर होती है एक। एनबीएफसी फैक्टर का काम फैक्टरिंग करना ही होता है, समझ गए? एनबीएफसी फैक्टर मतलब ये सिर्फ फैक्टरिंग का काम करने के लिए एनबीएफसी बनाई जाती है। तो बैंक भी हो सकते हैं, एनबीएफसी फैक्टर हो सकते हैं, और ये सारे के सारे डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स हैं इन ट्रेड्स। ठीक है, तो 3 ही पार्टिसिपेंट्स हैं। एमएसएमई का सेलर होगा, कोई भी बायर, कारपोरेट बायर, अदर बायर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बायर, पीएसयू बायर हो सकता है, फाइनेंस में फाइनेंसर में बैंक या एनबीएफसी फैक्टर वगैरह हो सकते हैं, यही इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, ट्रेड्स बिल प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग दीज पार्टिसिपेंट टुगेदर फॉर फैसिलिटेटिंग अपलोडिंग, एक्सेप्टिंग, डिस्काउंटिंग, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द इनवॉइसेस बिल ऑफ एमएसएमई। अब बोलते हैं कि भाई जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म होगा वो इतना बढ़िया बनाया जाएगा कि ये सारे के सारे पार्टिसिपेंट एक साथ आ सकें, जहां पर अपलोडिंग की जा सके इनवॉइस की, उस इनवॉइस को दूसरी कंपनी द्वारा एक्सेप्ट किया जाए जिसके नाम पर वो छपा है, बैंक डिस्काउंट कर सके, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट हो सके इनवॉइसेस और बिल का एमएसएमई के। बैंकर्स ऑफ सेलर्स and buyers may be provided access to the system where necessary for obtaining information on the portfolio of discounted invoices bill of respective client। बोलते हैं मतलब जो बायर है या जो सेलर है, इनके जो बैंक हैं उनको भी इस जो है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का एक्सेस दिया जाएगा जहां जरूरी होगा, ताकि वो जो है अपने क्लाइंट के बारे में, जो भी उनका पोर्टफोलियो है डिस्काउंटेड इनवॉइस या बिल्स का, उसके बारे में वो जानकारी भी ले सकें। ठीक है, तो अगर जैसे रबी का बैंक है वो भी यहाँ एक्सेस पा सकता है, और मेगा कार्प का जो बैंक है उसको भी एक्सेस दे दिया जाएगा। जबकि ध्यान देना मेरी बात पे, हमारे यहाँ जो बैंक इन्वॉल्व हुआ था वो एक्सिस बैंक था। हियर वाज रबी, हियर वाज मेगा कार्प। लेकिन एक्सेस, मान लो रबी का बैंक जो है से एसबीआई है, तो एसबीआई को भी एक्सेस देने की बात करी, और मेगा कार्प का बैंक मान लेते हैं पीएनबी है, तो इन्होंने पीएनबी को भी एक्सेस देने की बात की कि इनको भी एक्सेस दे दो यदि जरूरत है। TRS may tie up with necessary technology providers, system integrators and entity providing dematerialization services for providing its services। मतलब ये बोलते हैं कि ये तब की बात हो रही है कि जैसे TRA ट्रेड सिस्टम आएगा तो वो अकेले नहीं चल पाएगा, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के साथ में हम टाई अप कर सकेंगे, इंटीग्रेटर, सिस्टम इंटीग्रेटर्स के साथ टाई अप करेंगे, ऐसे लोगों के साथ टाई अप करेंगे जो डिमेटरलाइजेशन डिजिटल फॉर्म में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, इन सब के साथ टाई अप भी किया जाएगा। फिर अगला है टॉपिक हमारा प्रोसेस फ्लो अंडर ट्रेड्स। तो ये पहले जो है सिंपल भाषा में मैंने आपको सर समझाया, पार्टिसिपेंट्स जो है एमएसएमई सेलर हैं, बायर हैं और फाइनेंसर हैं। ठीक है, सेलर जो बेचेगा सामान, बायर जो सामान खरीदेगा, फाइनेंसर जो इनवॉइस को डिस्काउंट करेंगे। ओके, अभी 5 हो गए हैं, 3 मैंने आपको बताया है, 2 और हैं, उन 2 की बात हम सबसे लास्ट में करें। अभी आता है हमारा प्रोसेस फ्लो अंडर ट्रेड्स। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि जब आपको मैंने पढ़ाया था तो वहाँ सिंपल फॉर्म में रखा था। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, देखो, द एमएसएमई सप्लायर सप्लाई द गुड्स टू द कारपोरेट बायर्स। जो एमएसएमई का सप्लायर है वो गुड्स को सप्लाई कर देता है किसको? कारपोरेट बायर्स को। ठीक है, यानी कि रवि ने गुड्स सप्लाई किया मेगा कार्प को, एमएसएमई सप्लायर इंटर करता है डिटेल्स ऑफ इनवॉइस, यानी कि एमएसएमई सप्लायर मतलब अभी रवि की बात हो रही कि रवि जो है ये सारी डिटेल्स भरता है अपनी इनवॉइस की, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज या इनवॉइस की डिटेल भरता है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर, और इसको फैक्टरिंग यूनिट बोलते हैं। ये जो इनवॉइस डिजिटल फॉर्म में उसे फैक्टरिंग यूनिट बोला जाता है। तो अगर हम इन सिंपल टर्म कहें तो फैक्टरिंग यूनिट इज जस्ट द डिजिटल वर्जन ऑफ योर फिजिकल बिल इनसाइड द ट्रेड्स कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो जो आपका फिजिकल इनवॉइस या बिल था उसका डिजिटल फॉर्म जब ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर डाला गया तो उसी को इन्होंने फैक्टरिंग यूनिट एक शब्द दे दिया है। ठीक है, तो बस इतना मुझे बताना था। फैक्टरिंग यूनिट अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम ये फ्लो देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, रवि गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करता है, सप्लायर सप्लाई द गुड्स आर सर्विसेज। तो रवि गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर देगा, यानी कि मेगा कार्प को 10 लाख रुपए की बुक बेच दी। दूसरा स्टेप क्या होगा, सप्लायर लॉग्स इन एंड अपलोड द इनवॉइस फॉर रिसीवेबल्स। अब सप्लायर यानी कि रवि जो है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में लॉग इन करेगा और अपनी इनवॉइस अपलोड कर देगा, रिसीवेबल्स इसे बोला गया है।
तीसरे स्टेप पे बायर वेरीफाइज एंड अप्रूव द इनवाइस, यानी कि अब मेगा कॉर्प लॉग इन करेगा और वो देखेगा कि हाँ इनवाइस सही है और उसे अपना अप्रूवल बटन दबा करके फाइनल कर देगा कि ठीक है, ऑल इज वेल। जब मेगा कॉर्प अप्रूव कर देता है तो एक तरीके से मेगा कॉर्प यहाँ गारंटी देता है कि हाँ भाई हम पैसा पे करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। चौथे स्टेप पर द इनवाइस इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टरिंग यूनिट फॉर बिडिंग, बोली लगाने के लिए इनवाइस को फैक्टरिंग यूनिट में बदला जाता है। अब फैक्टरिंग यूनिट आपको समझ में आया होगा कि उसी इनवाइस को ही, जो इनवाइस यहाँ अप्रूव की गई थी, उसी इनवाइस का डिजिटल फॉर्म फैक्टरिंग यूनिट कहलाता है। तो इनवाइस को फैक्टरिंग यूनिट यानी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। अब बिडिंग शुरू हो जाती है। फाइनेंसर बिड अगेंस्ट फाइनेंसिंग फैक्टरिंग यूनिट्स, यानी यही जो आपकी फैक्टरिंग यूनिट मतलब वही इनवाइस जो है उसके अगेंस्ट में अब फाइनेंसर यानी एचडीएफसी, एसबीआई सारे बैंक बिडिंग करना शुरू करते हैं। जब बिडिंग होती है तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर एक्सेप्ट करता है बढ़िया बिड, जो जैसे एक्सिस बैंक ने सबसे कम डिस्काउंट की बात की थी कि 5% हम डिस्काउंट लेंगे, तो 5% कट मांगा था तो उसको एक्सेप्ट करेगा। कौन? रवि का काम होगा, सप्लायर, ठीक है। फिर सातवां और आठवां, दो स्टेप और होते हैं। अब रवि ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई, रवि ने ये एक्सेप्ट किया कि भाई एक्सिस बैंक को हम ये इनवाइस बेचेंगे और बदले में मेगा कार्प हमको 90 दिन बाद पैसे। वही अब 7वें स्टेप में ट्रेड प्लेटफॉर्म क्या करेगा, अब ट्रेड प्लेटफॉर्म जनरेट करता है सेटलमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर डेबिटिंग द फाइनेंसर एंड क्रेडिटिंग द सप्लायर, यानी कि ट्रेड प्लेटफॉर्म क्या करेगा, वो बोलेगा कि एक्सिस बैंक का खाता हम डेबिट करेंगे, कितने से, 9,88,000 रुपए से, और रवि का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे कितने से, वही 9,88,000 रुपए से। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो जनरेट हो जाती हैं, ठीक, ये हो गया। यानी अब 48 घंटे के अंदर में एक्सिस बैंक के खाते से पैसा कट करके रवि के खाते में मिल जाएगा, पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद में 8वें स्टेप में अब भाई 90 डेज बीतने के बाद में भी जो काम होना है उसकी भी सेटअप यहीं से कर दिया जाता है कि सेटलमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर डेबिटिंग द बायर एंड क्रेडिटिंग द फाइनेंसर। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या करता है, अब वो बोलेगा कि हम अब आगे डेबिट करेंगे, 90 दिन के बाद में डेबिट करेंगे मेगा कार्प का अकाउंट, मेगा कार्प का अकाउंट डेबिट करेंगे 9,88,000, 10 लाख रुपए, पूरे के पूरे 10 लाख रुपए से हम डेबिट करेंगे, ठीक, वो तो बैंक को जा चुका है ना। 10 लाख रुपए से डेबिट होगा और एक्सिस बैंक का अकाउंट जो है 10 लाख रुपए क्रेडिट हो जाए, ठीक। ये भी इंस्ट्रक्शन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म सेटलमेंट इंस्ट्रक्शन जारी करता है कि हम बायर को डेबिट करेंगे, बायर मतलब मेगा कार्प हो गया, और सेटलमेंट किसके खाते में जाएगा, क्रेडिट किसके खाते में जाएगा, फाइनेंसर एक्सिस बैंक के। तो बैंक ने यहाँ दिया था 9,88,000 रुपए, पाया 10 लाख रुपए, तो वो 12,000 रुपए का प्रॉफिट उनको मिल गया, ठीक है सर। तो ये पूरा ट्रेड्स का फ्लो है। यही जो आपको 8 स्टेप बताए हैं वही अब यहाँ पर लैंग्वेज में लिखे हैं, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एमएसएमई सप्लायर, अब देखो हमारा एग्जांपल है तो उसे जोड़ते हुए चलेंगे तो चीजें आसान रहती है। एमएसएमई सप्लायर यानी रवि गुड्स की सप्लाई करता है, 10 लाख बुक सप्लाई, 10 लाख रुपए की बुक सप्लाई करता है बायर यानी मेगा कार्प को। फिर उसके बाद में रवि क्या करता है, एमएसएमई का सप्लायर अपनी डिटेल्स इनवाइस की ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर डालता है, और ये जब डिजिटल फॉर्म में आ जाती है तो उसे ही फैक्टरिंग यूनिट कहते हैं। तो फैक्टरिंग यूनिट क्या होती है, तो एडिशनल हमने बताया आपको कि भाई फैक्टरिंग यूनिट का मतलब होता है डिजिटल वर्जन ऑफ योर फिजिकल बिल, आपके बिल का डिजिटल वर्जन फैक्टरिंग यूनिट कहलाता है। कारपोरेट बायर एक्सेस द ट्रेड प्लेटफॉर्म एंड एक्सेप्ट द फाइनेंशियल यूनिट, तो जो कारपोरेट बायर होता है वो ट्रेड प्लेटफॉर्म को एक्सेस करता है और फाइनेंशियल यूनिट को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है यार, हमारे लिए फाइनेंशियल यूनिट हमें एक्सेप्टेबल है। यानी कि मतलब कारपोरेट बायर मतलब यहाँ पर मेगा कार्प की बात हो रही है कि मेगा कार्प जो है मानता है कि हाँ हमारे पास ये इनवाइस जेन्युइन है और हम इसका पेमेंट करने वाले हैं। फाइनेंशियल आपका फैक्टरिंग यूनिट है ना, फैक्टरिंग यूनिट जो है इज नाउ रेडी फॉर बीइंग बिड बाय फाइनेंसर। अब जो है जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो आपकी फैक्टरिंग यूनिट तैयार है कि फाइनेंसर उस पर बिडिंग करें। डिफरेंट जो फाइनेंसर जैसे बैंक और एनबीएफसी फैक्टर वगैरह होते हैं वो इस फैक्टरिंग यूनिट को एक्सेस कर सकते हैं ट्रेड प्लेटफॉर्म के थ्रू, और वो अपना अपना प्राइस कोड करते हैं यानी बिडिंग करते हैं कि हम इतना डिस्काउंट देंगे, हम इतना डिस्काउंट पर लेंगे, ये वाली बात शुरू हो जाती है। डिफरेंट बिड्स आर विजिबल टू एमएसएमई सप्लायर एंड इट एक्सेप्ट द मोस्ट कॉम्पिटिटिव बिड। अब ये जो अलग अलग लोगों ने बिड करी है वो एमएसएमई सप्लायर को दिख रही है, 10 लोगों ने बिड करी, 10 दिख रही है, और वो एक्सेप्ट करता है जो सबसे बढ़िया बिड उसके लिए, मोस्ट कॉम्पिटिटिव बिड उसके हिसाब से होती है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जनरेट्स ऑल द एंट्रीज एंड प्रोवाइड्स क्रेडिट टू एमएसएमई सप्लायर्स अकाउंट ऑन T+1 बेसिस, द फाइनेंसर्स अकाउंट इज डेबिटेड। अब यहाँ पर एक बार एक्सेप्ट कर लिया उसने कि हाँ मुझे एक्सिस बैंक का बिड पसंद है, तो ट्रेड प्लेटफॉर्म क्या करेगा, सारी एंट्रीज को जनरेट करेगा और वो क्रेडिट करेगा एमएसएमई सप्लायर यानी रवि के अकाउंट को
T+1 डे बेसिस पर। T+1 यानी आज जो है डील हुई है तो उसके अगले दिन जो है पैसा मिल जाएगा और यहाँ पर जो भी बैंक है उसका खाता डेबिट कर लिया जाता है, एक्सिस बैंक का अकाउंट डेबिट कर लिया जाता है। ड्यू डेट यानी 90 दिन बीत जाते हैं। ट्रेड प्लेटफॉर्म कंप्लीट्स द ट्रांजेक्शन बाय डेबिटिंग द कॉर्पोरेट बायर्स, यानी कि मेगा कॉर्प का अकाउंट डेबिट करता है और क्रेडिट कर देता है फाइनेंशियल अकाउंट यानी एक्सिस बैंक का अकाउंट क्रेडिट कर देता है। बस ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये ट्रेड्स वर्कफ्लो चलता है। द प्रोसेस फ्लो ऑफ ट्रेड्स हैज टू इनेबल एट मिनिमम द अपलोडिंग ऑफ इनवॉइसेस, क्रिएशन ऑफ फैक्टरिंग यूनिट बाय द एमएसएमई सेलर। ये भी बोलते हैं कि कोई भी कंपनी यदि ट्रेड्स का काम लेना चाहती है तो उसके पास में ये व्यवस्था होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम उसमें ट्रेड्स में इनवॉइस की अपलोडिंग अवेलेबल हो और उससे फैक्टरिंग यूनिट बन जाए। एमएसएमई सेलर जो भी अपलोड करता है उसकी फैक्टरिंग यूनिट क्रिएट हो जाए, ये जरूरी है। Its acceptance by the corporate and other buyer including the government department and PSU within a specified time limit, discounting, rating and rediscounting of the factoring units। मतलब उसके अंदर में ये भी फीचर होना चाहिए कि उसको कॉर्पोरेट एक्सेप्ट कर सके, दूसरे बायर उसको एक्सेप्ट कर सके, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, पीएसयूज हो गया, विद इन टाइम लिमिट में डिस्काउंटिंग की जा सके, रेटिंग की जा सके, रेट डिस्काउंटिंग वगैरह की जा सके। फैक्टरिंग यूनिट इतनी सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए ट्रेड्स यूनिट के अंदर में। सेंडिंग ऑफ नोटिफिकेशन एट ईच स्टेज ऑफ द रिलेवेंट पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन, यानी कि हर एक स्टेज पर नोटिफिकेशन जाए जो भी पार्टीज हैं। एमएसएमई सेलर को अगर बिडिंग हो गई है तो सेलर को इन्फॉर्मेशन जाए कि हाँ बिडिंग हो चुकी है, आप चेक करिए। अगर जो है एक्सिस बैंक का सेलेक्ट हो जाए तो उसको पता होना चाहिए कि हाँ हमारी बिड सेलेक्ट हो गई। ये सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में। रिपोर्टिंग एंड MIS रिपोर्ट एंड फाइनली जनरेशन एंड सबमिशन ऑफ सेटलमेंट ऑब्लिगेशन, मतलब ये सारी व्यवस्था कुल मिलाकर के ये बता रहे हैं कि कंपनी को अगर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म चलाना है तो क्या क्या फीचर अंदर में देने पड़ेंगे। इन केस ऑफ रिवर्स फैक्टरिंग द बायर कुड आल्सो क्रिएट फैक्टरिंग यूनिट्स बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय द एमएसएमई सेलर। मतलब ये बोलते हैं कि अगर रिवर्स फैक्टरिंग हो रही है तो बायर भी जो है फैक्टरिंग यूनिट क्रिएट कर सकता है, वही इनवॉइस का डिजिटल वर्जन क्रिएट कर सकता है बेस्ड ऑन जो भी एमएसएमई सेलर यानी रवि ने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसके आधार पर फैक्टरिंग यूनिट ये भी बायर जनरेट कर सकता है। तो रिवर्स फैक्टरिंग हो जाएगी। रिवर्स फैक्टरिंग यानी मेगा कार्प ये काम करे। फिर लास्ट टॉपिक है कि भाई क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन सी कंपनी खोल सकती है और क्या क्या गाइडलाइन होगी, उसकी बात हमें करनी। तो सर हमने बात की प्रोसेस फ्लो की, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस फ्लो पूरा समझ में आया होगा। प्रोसेस फ्लो में सबसे पहले सप्लायर गुड्स की सप्लाई करता है, रवि गुड्स की सप्लाई करेगा, फिर वेबसाइट पर लॉगिन करेगा और अपनी इनवॉइस अपलोड करेगा। जो मेगा कॉर्प है उसको वेरीफाई करेगा, अप्रूव कर देगा कि हाँ इनवॉइस हमारी है। फिर उस डिजिटल फॉर्म में वो जो इनवॉइस होगी उसको फैक्टरिंग यूनिट बोल देंगे। फैक्टरिंग यूनिट पर बिडिंग होगी बैंकों के द्वारा, जो सबसे बढ़िया बिडिंग होगी उसको रवि सेलेक्ट कर लेगा। ट्रेड प्लेटफॉर्म वो सारी ट्रांजेक्शन जनरेट करेगा जिससे कि रवि के खाते में पैसा चला जाए, बैंक के खाते से डेबिट हो जाए और 90 दिन बीते तो मेगा कॉर्प के खाते से पैसा डेबिट हो जाए और बैंक के खाते में पैसा चला आए। ये सारी व्यवस्था होगी। वही चीज़ यहाँ पर सेम वही चीज़ फिर से इन्होंने लिखी हुई। तो बस यही इतना था इसमें कहानी हमारी। अब आते हैं अगले टॉपिक की जो कि है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेटअप एंड ऑपरेट ट्रेड्स। अगर कोई कंपनी जो है ट्रेड्स ऑपरेट करना चाहती है या सेटअप करना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा। तो फाइनेंशियल क्राइटेरिया है, टेक्निकल क्राइटेरिया है, 2-3 तरीके के क्राइटेरिया है। एंटिटी डिजायर्स ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ट्रेड्स शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो अगर कोई ट्रेड्स चलाना चाहता है तो उसको फाइनेंशियल क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, ड्यू डिलिजेंस ऑफ प्रोमोटर्स होना चाहिए और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें पास होनी। तो पहला देखते हैं हम फाइनेंशियल क्राइटेरिया में क्या क्या होना चाहिए। सिंस ट्रेड्स will not be allowed to assume any credit risk, the entity's minimum paid up equity capital should be 25 करोड़। मतलब ये बोलते हैं कि ट्रेड प्लेटफॉर्म की क्रेडिट रिस्क में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। किसकी होगी फिर क्रेडिट रिस्क में? सर बैंक की होगी, बैंक या एनबीएफसी की होगी जिसने विदाउट रिकोर्स है। तो जिम्मेदार कौन होगा? बैंक ही होगा जिसने फैक्टरिंग कर रखी है, ट्रेड्स कर रखी है। ठीक है, तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो होता है उसमें क्रेडिट रिस्क जो है ट्रेड्स खुद नहीं लेता है। तो ऐसे में इन्होंने बोला कि भाई मिनिमम इक्विटी कैपिटल 25 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। फॉरेन शेयर होल्डिंग इन ट्रेड्स शुड बी एक्सटेंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यानी ये बोलते हैं कि ट्रेड्स जो एंटिटी बनने जा रही है उसमें विदेशी इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अगर 74% अलाउ है तो 74%, 0% अलाउ तो 0%, उस हिसाब से मेंटेन करना जरूरी होगा। एंटिटीज अदर देन प्रोमोटर्स विल नॉट बी परमिटेड टू हैव शेयर होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द ट्रेड्स। यानी ये बोलते हैं कि अगर भाई
प्रमोटर है जिसने ये कंपनी बनाई है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी को भी 10% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग अलाउ नहीं की जाएगी इस कंपनी के अंदर में, ट्रेड्स के अंदर में। ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोमोटर्स एंटिटी सीकिंग टू सेटअप ट्रेड्स वुड बी एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट एंड सिलेक्शन। मतलब जब भी हम ये देखेंगे किसी कंपनी को हमें ट्रेड्स देना है, ट्रेड्स चलाने के लिए नहीं, तो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ सबसे पहला जरूरी क्राइटेरिया होगा, भाई फाइनेंशियली कंपनी मजबूत होनी चाहिए। फिर है बी, ड्यू डिलीजेंस ऑफ प्रमोटर्स, यानी जो मालिक हैं, जो ओनर हैं कंपनी के, उनका ड्यू डिलीजेंस की इन्होंने बात की। एंटिटीज एंड देयर प्रमोटर ग्रुप्स आर डिफाइंड इन द सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2009 शुड बी फिट एंड प्रॉपर इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू ऑपरेट ट्रेड्स। ये बोलते हैं कि जो भी प्रमोटर है कंपनी का, एंटिटी और उनके प्रमोटर या प्रमोटर का ग्रुप जो है, 3-4 लोग मिलकर कंपनी बनाए हैं, तो उनको फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में आना चाहिए। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया कहाँ दिया हुआ है? सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2009 में दिया हुआ है, तभी वो ट्रेड्स ऑपरेट कर सकते हैं। फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए। आरबीआई वुड असेस द फिट एंड प्रॉपर स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट्स on the basis of their past record of sound credentials and integrity, financial soundness and track record of at least 5 years in running their business। मतलब ये बोलते हैं कि आरबीआई फिट एंड प्रॉपर का जो स्टेटस है उसको चेक करेगा। कैसे चेक करेगा? कि पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्या ईमानदारी रही है, कभी किसी फ्रॉड में या फाइनेंशियल फ्रॉड में इन सब चीज़ों में तो नहीं फंसे हैं। ये सारी चीज़ें चेक होती हैं और कम से कम पिछले 5 वर्षों से इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए बिजनेस में। ठीक है। आरबीआई में seek feedback on the applicant on these aspect or any other relevant detail from other regulators। बोलते हैं कि मतलब यदि आरबीआई को आवश्यकता पड़ती है तो वो फीडबैक चाहे तो इन सब चीज़ों का मांग सकता है या किसी और चीज़ का भी मांग सकता है दूसरे रेगुलेटर से। रेगुलेटर में आपका रेगुलेटर या इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिटेल मांग सकता है, सीबीआई से डिटेल मांग सकता है कि बताओ ये कैसे हैं, इन्फोर्समेंट ईडी से डिटेल मांगी जाती है, सेबी वगैरह से भी डिटेल इनकी, मतलब उस कंपनी के बारे में ये डिटेल सीख कर सकते हैं। बोल सकते हैं सीबीआई से बोल सकते हैं कि हमको इनका बैकग्राउंड चेक करके बताओ, और सेबी हो गया, सीबीआई हो गई, ईडी हो गए, इन सबको वो काम करना पड़ेगा। ओके। फिर आती है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। टेक्नोलॉजी के वाइज कितना कैपेबिलिटी होनी चाहिए। द एंटिटी ऑपरेटिंग ट्रेड शुड हैव साउंड टेक्नोलॉजिकल बेसिस टू सपोर्ट इट्स ऑपरेशन एज सच इट शुड एट द मिनिमम फुलफिल द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। मतलब बोलते हैं कि भाई पर्याप्त टेक्नोलॉजिकल बेसिस होनी चाहिए, कम से कम क्या हो, इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑल पार्टिसिपेंट, सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें। इंफॉर्मेशन अबाउट बिल, इनवॉइस, डिस्काउंटिंग एंड कोड शैल बी डिसिमेटेड बाय इट इन रियल टाइम बेसिस सपोर्टेड बाय रोबस्ट एमआईएस सिस्टम। तो जो भी बिल की इन्फॉर्मेशन है, इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन है, डिस्काउंटिंग की जानकारी है, ये सारी जानकारी रियल टाइम बेसिस पर उपलब्ध होनी चाहिए और मजबूत एमआईएस सिस्टम के द्वारा इसे सपोर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टें खूब सारी जनरेट हो सकें, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इट शुड हैव सुटेबल बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान इंक्लूडिंग डिजास्टर रिकवरी साइट। ट्रेड्स जो प्लेटफॉर्म बनेगा उसमें बिजनेस कंटिन्यूटी, मान लो कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो बैकअप में कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए, और डिजास्टर रिकवरी साइट भी होनी चाहिए। जैसे बैंक वगैरह में आप काम करते हैं, आपको पता ही होगा कि हमारा हेड ऑफिस जहाँ है वहाँ तो सर्वर होता है, उसके अलावा एक जो है डिजास्टर रिकवरी साइट भी होती है कि मान लो कभी ये इस साइट पर भूकंप आ गया, सारा डेटा क्रैश हो गया, तो क्या होगा फिर? तो जिस कस्टमर के खाते में 10,000 वो भी 10 करोड़ बता देगा। तो इस ऐसे में इसका एक बैकअप डिजास्टर रिकवरी साइट भी वहाँ पर होनी चाहिए। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान आपने देखा होगा, जब आप यहाँ फिनेकल 7 से फिनेकल 10 वगैरह लाया गया था, तो उस समय बीसीपी से थोड़ी बहुत एंट्रियाँ करने की कोशिश करी जा रही थी कि हाँ, कस्टमर को बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। ओके, तो उस सिचुएशन में वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। मान लो कि हमारा ट्रेड सिस्टम क्रैश कर जाए, तो भी कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि एकदम से काम बंद ना हो। इट शैल हैव एन ऑनलाइन सर्विलांस कैपेबिलिटी व्हिच मॉनिटर्स पोजीशंस, प्राइसेस एंड वॉल्यूम इन रियल टाइम सो दैट एज टू चेक सिस्टम मैनिपुलेशन। ये सिस्टम मैनिपुलेट ना हो, इसको चेक करने के लिए ऑनलाइन सर्विलांस की क्षमता इसके अंदर होनी चाहिए, जहाँ पर पोजीशंस को, प्राइस को, वॉल्यूम्स को, इन सबको रियल टाइम में मॉनिटर किया जाना। तो बस यहीं पर बात खत्म होती है। ये था हमारा सर जो है क्या था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि भाई अगर कोई ट्रेड्स बनाना चाहता है तो फाइनेंशियल क्राइटेरिया में कम से कम इक्विटी कैपिटल उसकी 25 करोड़ की होनी चाहिए। फॉरेन कंपनी की फॉरेन एंटिटी की शेयर होल्डिंग कितनी होगी उसका डिसीजन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत लिया जाएगा। प्रमोटर के अलावा, मालिक के अलावा बाकी किसी की शेयर होल्डिंग 10% से अधिक नहीं हो सकती है, और पूरी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है ये सबसे मेन क्राइटेरिया रहेगा कि कंपनी मजबूत होनी
चाहिए। ड्यू डिलिजेंस ऑफ प्रमोटर, ये बोलते हैं कि जो भी एंट्री है, जो भी उसके प्रमोटर्स है, वो फिट एंड प्रॉपर होनी चाहिए, तभी उन्हें ट्रेड्स ऑपरेट करने दिया जाएगा। उनका फिट एंड प्रॉपर का स्टेटस आरबीआई चेक करेगा, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उनका देखेगा, उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस चेक करेगा और कम से कम पिछले 5 वर्षों से उनका साउंड वर्क ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आरबीआई को ज़रूरत पड़ती है तो अपने एप्लीकेंट की डिटेल्स वो चेक करवा सकता है दूसरे रेगुलेटर से, वो जानकारी ले सकता है सेबी से, सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह से भी जानकारी माँगी जा सकती है। टेक्नोलॉजिकली साउंड होना चाहिए, पर्याप्त टेक्नोलॉजिकल एडवांसनेस होनी, जैसे समझो बात को, ये क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल, सोचो कि मैं ट्रेड्स ऑपरेट करना चाहता हूँ तो कर पाऊँगा? नहीं कर सकता। अभी मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं मेरे पास में कि सर्वर पड़े हुए हैं या व्यवस्था पड़ी है, नहीं। तो जो कंपनी हो वो इतनी कैपेबल हो भाई, है ना? जैसे किसी एग्ज़ाम सेंटर, मान लो सीआईबी का एग्ज़ाम करवाना है, तो सीआईबी का एग्ज़ाम करवाना है तो कम से कम 200-300 कंप्यूटर तुम्हारे इंस्टीट्यूट में होने चाहिए कि बच्चे वहाँ पर आ जाएँ। ये थोड़ी ना कि 4 कंप्यूटर है तुम्हारे पास में, तुमको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। वही बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म दो सभी पार्टिसिपेंट को, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिल्स, इनवॉइसेस, डिस्काउंटिंग, जो भी रेट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो है रियल टाइम में दिखाई देनी चाहिए। एमआईएस यानी कि मजबूत इनका रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए। बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए इनके पास, डिज़ास्टर रिकवरी की साइट होनी चाहिए और साथ-साथ में एक ऑनलाइन सर्विलांस सिस्टम भी इनके पास होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई सिस्टम में मैनिपुलेशन किया जा रहा हो, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो बस बात यहीं पर खत्म होती है। ये मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपेंट्स ट्रेड्स में 3 ही बताए थे, एक एमएसएमई के सेलर, दूसरा बायर्स और तीसरा फाइनेंसर्स। लेकिन अभी चौथा जो है, इसमें इंश्योरेंस कंपनियां भी जुड़ चुकी हैं और ये 2023 की बात है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनियां भी जुड़ चुकी हैं और अभी 2026 जून 2026 में इसमें सीजीटीएमएससी ये नहीं था, सीजीटीएमएससी वही है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट भी इसमें पार्टिसिपेंट के तौर पर शामिल कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि भाई जो आपका, मतलब इन्होंने बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में इन्होंने पूछा था आईआईबीएफ ने कि जो ट्रेड्स है उसमें भी रिसेंटली कौन सा पार्टिसिपेंट अलाउ किया गया है। तो भाई उस समय ये था ही नहीं, ठीक, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय ये सीजीटीएमएससी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उसमें आंसर हमारा इंश्योरेंस कंपनियां, तो पहले सिर्फ 3 होते थे, एमएसएमई सेलर, बायर और फाइनेंसर, अब इंश्योरेंस कंपनियों को भी अलाउ कर दिया गया, ये ऑप्शन वहां पर एग्जाम में अवेलेबल था। ठीक है, उसके बाद में क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, ये जून 2026 में जोड़ा गया है। तो अगर आप कभी दिसंबर 2026 या उससे आगे का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल ये काम आ सकता है, क्योंकि अगर आप दिसंबर का एग्जाम देते हैं, तो उसमें जून तक की गाइडलाइन को एक्सेप्ट किया जाता है, 30 जून तक की गाइडलाइन को। अगर आप जून का एग्जाम देते हैं, कोई भी जून का एग्जाम देंगे, तो उससे पिछले साल के दिसंबर 31 दिसंबर तक की गाइडलाइन एक्सेप्टेबल होती है। तो बस इसी को बाद में ध्यान में रखते हुए, तो कुल मिलाकर के अभी 5 पार्टिसिपेंट हैं, जिसमें से मैंने आपको बता दिया इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पार्टिसिपेंट एमएसएमई सेलर, बायर, फाइनेंसर, इंश्योरेंस कंपनियाँ और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जितने भी हैं, एग्जाम्पल में मैंने सीजीटीएमएससी दिया, और भी अगर हैं, तो वो सभी एलिजिबल हैं। तो बस यहीं पर बात खत्म होती है, चैप्टर भी खत्म होता है। आपको पसंद, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।